नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार जारी करेगी प्रदेश के लोगों का अपना पहचान पत्र। प्रदेश सरकार की योजना को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। परिवारों की मैपिंग करके लॉन्च किया जाएगा फैमिली कार्ड और 12 अंकों का ये कार्ड परिवारों के बारे में पूरी जानकारी देगा। फैमिली कार्ड से सरकारी योजनाओं के लाभ में मदद भी मिलेगी और इसके अलावा फैमिली कार्ड बनने के बाद तमाम तरह के फर्जी कार्ड बनने बंद हो जाएंगे। एक ही परिवार को किसी योजना का बार बार लाभ मिलना भी बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये इसका लक्ष्य, ये मकसद रखा गया है। सीएम योगी का विधानसभा चुनाव में हर परिवार से एक नौकरी देने का वादा था एक व्यक्ति को, और परिवार में कितने सदस्यों को रोजगार मिला है इससे भी इसकी जानकारी मिल पाएगी। जो ये कार्ड होगा इस बात की जानकारी दे सकता है। बेरोजगारों को उनके हिसाब से रोजगार दिया जा सकेगा। तो ये सरकार का प्लान है। फैमिली कार्ड होगा और हर सदस्य के बारे में जानकारी होगी। योगी सरकार जारी करेगी प्रदेश के लोगों का अपना पहचान पत्र। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, मकसद तो देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि जो योजनाओं का लाभ कई बार एक ही परिवार के कई सदस्य ले रहे हैं उससे मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ बेरोजगारों को उनके हिसाब से रोजगार दिया जाएगा, ये भी मकसद रखा गया है। इसके अलावा इस फैमिली कार्ड का और क्या फायदा उठा सकता है कोई परिवार? जी हाँ, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है ये, और खासकर उन तबके के लिए जो वंचित हैं, शोषित हैं, जिनको हिस्सा नहीं मिलता, हक नहीं मिलता, या जिनका हक दूसरे लोग ले लेते हैं। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और जो नीडी हैं, जिनको वाकई में जरूरत है नौकरी की, लोन की, उनको फायदा पहुंचेगा। एक फैमिली कार्ड बनने से ये तय हो जाएगा कि किस परिवार, यानी फैमिली कार्ड अगर हम कहें तो एक परिवार की पूरी जानकारी होगी कि उस परिवार में कितने लोग हैं, किसको नौकरी मिली है, कौन कौन नौकरी कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, परिवार ने कोई लोन लिया है या नहीं लिया है, अगर नौकरी नहीं कर रहा है तो कौन सा रोजगार कर रहा है, क्या कोई बिजनेस करता है। ये सारे डेटा होंगे उस फैमिली कार्ड में, और इसको आधार कार्ड से, यानी जो करीब 12 करोड़ के आसपास, 15 करोड़ के आसपास जो राशन कार्ड हैं, जो आधार से जुड़े हुए हैं, उसके जरिए ये फैमिली कार्ड बनाए जाएंगे। यानी 15 करोड़ फैमिली कार्ड तुरंत बन जाएंगे। अभी एक हफ्ते में कहा गया है कि 2 हफ्ते में एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसमें लोग फैमिली कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल लॉन्च होते ही सबसे पहले उन 15 करोड़ लोगों का फैमिली कार्ड बनाया जाएगा जिनका आधार कार्ड है, जिनके राशन कार्ड है, उनका कार्ड बन जाएगा। तो एक तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही परिवार में कहीं अलग अलग लोग तो नहीं ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक योजना का लाभ कई कई बार दिया जा चुका हो। तो ये किस फर्जीवाड़े पर लगाम कसेगी, ये पता चलेगा कि किस फैमिली में कितने बेरोजगार हैं। हर घर को एक नौकरी, हर परिवार को एक नौकरी। ये सरकार ने 2022 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी कई जनसभाओं में ये घोषणा की थी कि हर परिवार को एक नौकरी देंगे, और ये बहुत बड़ा एक कदम था योगी आदित्यनाथ का रोजगार उपलब्ध कराने का। उसी के तहत ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब भविष्य में इस कार्ड के जरिए जो लोग नामांकन होगा, जिनका जो अपने आप को एनरोल कराएंगे, उनकी पूरी जानकारी होगी और उनको नौकरी देने में आसानी रहेगी। अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको लोन दिया जा सकेगा। अगर कोई काम धंधा और करना चाहते हैं तो सरकारी योजनाएं जितनी की बनी हैं उनको लाभ मिलेंगे। सरकारी योजनाओं के किन किन लोगों को लाभ नहीं मिल रहे हैं उन तक भी पहुंचेगी सरकार। यानी कुछ ऐसे लोग जो फायदा ले रहे हैं उनको देखा जाएगा कि वो फायदा कहीं दोबारा तिबारा तो नहीं ले रहे हैं या कोई बेजा लाभ तो नहीं उठा रहे हैं सरकारी योजनाओं का। दूसरी तरफ जो वंचित है उनको दिया जाएगा। यानी सरकार हर घर पहुंचेगी, हर व्यक्ति के घर पहुंचेगी। राशन कार्ड सबके पास है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के पास है। तो ये परिवार जुड़ जाएंगे जब फैमिली कार्ड के जरिए, तो एक बड़ा डेटा बैंक राज्य सरकार के पास होगा, और उस डेटा बैंक से जो विकास की एक समग्र तस्वीर है उसकी भी रूपरेखा तय की जा सकेगी कि विकास कैसे होना चाहिए, डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं, कौन कौन सा ऐसा तबका है जो विकास से आज भी वंचित है, उसके लिए योजनाएं किस रूप में बनेंगी। यानी अगर प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग के लेवल पे ये बहुत बड़ा कदम होगा फैमिली कार्ड, और इसका निश्चित तौर पे सरकार को भी लाभ मिलेगा और आम जनता को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। जी विवेक, साथ ही साथ ये भी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर, अहम खबर आपको दे दें। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा। मुख्तार अंसारी के ससुर जमशेद रजा को भी नोटिस भेजा गया है
और मुख्तार के साले आतिफ रजा और प्रॉपर्टी डीलर शादाब को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। ईडी की प्रयागराज यूनिट ने बयान दर्ज करने के लिए नोटिस भेजा है। हाल ही में ईडी ने मुख्तार अंसारी के 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में करोड़ों के लेन देन का ईडी को पता भी चला था। ईडी ने कार्रवाई से पहले पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा है और जल्द ही ईडी के प्रयागराज दफ्तर में ये पूछताछ हो सकती है। तो मुख्तार अंसारी के परिवार की भी अब देखिए रिश्तेदारों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, अब ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के ससुर को नोटिस भेजा गया है। जमशेद रजा नाम है जिसे नोटिस जारी कर दिया गया है। मुख्तार के साले आतिफ रजा और प्रॉपर्टी डीलर शादाब को भी नोटिस जारी किया गया। और वहीं छापेमारी और पूरी कार्रवाई पर सांसद अफजाल अंसारी ने क्या कुछ कहा, देखते हैं। एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। मुख्तार अंसारी, उनके परिवार और सहयोगियों पर लगातार ईडी का शिकंजा। और इसके पहले आपको बता दूं कि जिस जगह पे हम मौजूद हैं मोहम्मदाबाद में, अफजाल अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी का घर है वो, और कुछ दिनों पहले यहाँ ईडी की कार्रवाई भी हुई थी। अभी की स्थिति और अपडेट जानने के लिए हमारे साथ सांसद खुद मौजूद है। तो कार्रवाई तो हो गई, अब इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाए? अब यहाँ की कार्रवाई को नहीं, पूरे देश में जहाँ कहीं भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है, मैं हर कार्रवाई को गलत नहीं कह सकता, लेकिन जो पब्लिक में एक मैसेज है वो ये मैसेज है कि आखिर ये ईडी कहाँ थी जब विजय माल्या देश को लूटकर देश से भाग गया? कहाँ थी ये ईडी जब नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, ये सारे लोग देश को कंगाल करके चले गए? आज देश की जनता उनका लेके भागा हुआ वो धन जो देश के ऊपर बोझ बन गया कर्ज का, उसका भरपाई कर रही है। तो अब इस एजेंसी को तो ये देखना पड़ेगा, वो सारी हिंदुस्तान के हस्तियों को, ख़ास तौर से विपक्ष की राजनीति में जो नाम हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। ये तरह तरह से घेराबंदी करना, आगे इससे मुकाबला न करना पड़े, ये सब प्रयास में रहते हैं। मुकाबला तो हमारा उनका लिखा हुआ है, 19 के मुकाबले में भी बुरी तरह पराजित हुए। उनको बड़ा घमंड था कि सत्ता हमारी है, प्रदेश में भी देश में भी। मैं 3 विभाग का मंत्री हूँ, डाक एवं पोस्ट विभाग, संचार मंत्रालय, रेलवे, तो ये कहाँ टिक पाएंगे? और सारा कुकर्म हुआ, लेकिन फिर भी 1.25 लाख वोट के अंतर से हार गए। अब चिंता सता रही है 2024 की, और जब 2024 की चिंता सता रही है तो हमको कितना डैमेज कर दिया जाए, उनका बस चले तो ये लोग हमको सड़क पर मरवा दें। ये कुछ भी पाप कर सकते हैं उसको हासिल करने के लिए, उस पथ को। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, गाजीपुर। तो देखिए, कई गंभीर आरोप अफजाल अंसारी ने लगाए हैं और आगे देखना होगा कि इसका रिएक्शन क्या आता है सत्ता पक्ष की तरफ से। बड़ी खबर अब आपको उत्तराखंड से बता दें। उत्तराखंड भाजपा की नई कार्यकारिणी की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है और खिलेंद्र चौधरी और राजेंद्र बिष्ट प्रदेश महामंत्री बनाए गए। इसके अलावा देखिए, आदित्य कोठारी भी प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। पुनीत मित्तल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। बलवंत सिंह भौर्याल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कार्यकारिणी की लिस्ट भी आपके सामने है। कई दिनों से मंथन किया जा रहा था और अब देखिए उत्तराखंड भाजपा की नई कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें खिलेंद्र चौधरी, राजेंद्र बिष्ट प्रदेश महामंत्री बने हैं। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, कुछ अहम नाम भी इसमें दिखाई दे रहे हैं जो भाजपा की नई कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी किसे किसे दी गई है? हाँ, बाकी देखिए, इस कार्यकारिणी की सूची देखने के बाद लगता है कि पार्टी ने काफी ठीक से होमवर्क किया है। और जैसे बलवंत सिंह भौर्याल, जैसे मैं उपाध्यक्ष की बात करता हूँ, 8 उपाध्यक्ष इसमें लिए गए हैं। जैसे बलवंत सिंह भौर्याल हैं, वो पुराने मंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 2-3 बार के विधायक रहे हैं, बागेश्वर से आते हैं। कैलाश शर्मा वो बागेश्वर से आते हैं और अल्मोड़ा से
कैलाश शर्मा को लिया गया है। कुलदीप कुमार जो अभी तक महामंत्री थे उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। अभी पिछले दिनों राज्यसभा गई हरिद्वार की कल्पना सैनी को फिर इनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि उनके लिए थोड़ा कुछ एडहोक स्थिति होगी कि नहीं, वो तो वही बता पाएंगी। लेकिन नीरू देवी जैसे पौड़ी के विधायक हैं मुकेश कोहली, वो मंत्री बनने की कतार में थे, उनको उपाध्यक्ष बनाकर ये संकेत दे दिया गया है कि अब आप संगठन का काम करिए। जैसे देशराज कर्णवाल हारे हुए विधायक हैं, हरिद्वार से झबरेड़ा से आते हैं, काफी विवादित भी रहे, चर्चित रहे अपने बयानों को लेकर, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जैसा एबीपी गंगा ने बताया था कि तीनों महामंत्री बदले जाएंगे, तो उनमें तीनों महामंत्रियों को बदल दिया गया है और उनकी जगह खिलेंद्र चौधरी उधम सिंह नगर से आते हैं, राजेंद्र बिष्ट जो बागेश्वर से आते हैं। राजेंद्र बिष्ट वही है जो पुराने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट के भाई हैं, और आदित्य कोठारी टिहरी से आते हैं। तो यहाँ भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई, एक कुमाऊं, एक गढ़वाल और एक तराई से लिया गया। पुनीत मित्तल अपना प्रदेश कोषाध्यक्ष का पद बचाने में कामयाब रहे और सह कोषाध्यक्ष पर भी कुछ नियुक्तियां इन्होंने की हैं। तो मतलब इन्होंने इस बात का काफी ख्याल रखा है। जैसे मनवीर चौहान मीडिया प्रभारी थे पहले भी, तो उनको वो जिम्मेदारी उन पर यथावत रखी गई है। पुष्कर सिंह काला भी जो बागेश्वर से आते हैं, उनको भी जो प्रदेश प्रकोष्ठ में प्रभारी बनाया गया है, जो कार्यालय का काम संभालते हैं। तो इस तरह से मतलब इस सूची पर काम तो काफी हुआ है और क्षेत्रीय जातीय संतुलन साधने की भी कोशिश पार्टी ने की है। जी बहुत शुक्रिया अजीत जी तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि देहरादून से है। बॉबी कटारिया ने कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन दे दी है। पुलिस बॉबी कटारिया को अरेस्ट करने के लिए हरियाणा गई थी और बॉबी कटारिया फिलहाल फरार चल रहा है। बॉबी कटारिया फिलहाल फरार है, लेकिन उसने एप्लीकेशन सरेंडर के लिए कोर्ट में दी है। आरोपी के वकील ने कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन लगा दी है। शराब पीते बॉबी कटारिया का वीडियो वायरल हुआ था, जो वीडियो आप देख रहे हैं, और इसी मामले में लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी और बॉबी कटारिया ने एप्लीकेशन दे दी है। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, और क्या जानकारी इस खबर पर? ये देखिए, क्योंकि लगातार बॉबी कटारिया की ढूंढ खोज में पुलिस लगी हुई है और तमाम जो टीमें हैं पुलिस की, वो चाहे गुड़गांव हो, हरियाणा हो, तमाम जगहों पर गई भी है। लेकिन बॉबी कटारिया फिलहाल अंडरग्राउंड है, वो पुलिस को नहीं मिला है। और इसी बीच खबर ये है कि बॉबी कटारिया ने अब जो है सरेंडर एप्लीकेशन जो है कोर्ट में दी है। यानी कि वो भी चाहते हैं कि जो पुलिस की दबिश से पहले ही, पुलिस की गिरफ्तारी से पहले वो सरेंडर कर दे। लेकिन अभी पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि सरेंडर से पहले ही बॉबी कटारिया को गिरफ्तार किया जाए। पूरा मामला जो है, जब वो देहरादून में थे तो उसके बाद यूट्यूबर बॉबी कटारिया शराब पीते हुए दिखाई दिए थे और उसके बाद जो है पूरा मामला गर्मा गया था। पुलिस ने ही अपनी ओर से एफआईआर दर्ज की थी, क्योंकि खुलेआम शराब पीने की जो तमाम धाराएं हैं, जो पब्लिक को रोका गया था, जो शराब पी गई थी, उसको लेकर ये कैंट थाने में मुकदमा दर्ज है। और ऐसे में लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो दबिश दे रही है। लेकिन फिलहाल बॉबी कटारिया का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन इसी भी जिस तरीके से सरेंडर एप्लीकेशन बॉबी कटारिया ने डाली है, तो ये माना जा रहा है कि बॉबी कटारिया चाहता है कि उससे पहले ही वो कोर्ट में सरेंडर कर दे। लेकिन पुलिस की ये कोशिश रहेगी कि बॉबी कटारिया को गिरफ्तार किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। नशे के कारोबारियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। नशे के कारोबार को राष्ट्रीय अपराध की तरह देखा जाएगा, ये साफ संदेश है मुख्यमंत्री का। नशे के चिन्हित अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। यूपी पुलिस द्वारा हुक्का बार एवं अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध प्रदेश के 18 जनपदों एवं 4 कमिश्नरेट में संचालित 342 हुक्का बारों एवं अवैध मादक पदार्थ की तस्करों के 4338 स्थानों पर चेकिंग व दबिश की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में विभिन्न अवैध मादक पदार्थ व अवांछनीय सामग्री बरामद किए गए, जिसमें 702 अभियोग पंजीकृत हुए हैं एवं 785 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्त हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और कठोर कार्रवाई हो, इसके निर्देश भी दिए जा चुके हैं। किस तरीके के नियम होंगे और कैसे इन अपराधों को रोकने की कोशिश होगी? देखिए, अवैध शराब और ड्रग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये निर्देश रहा है कि इसमें संलिप्त माफियाओं
और उनके गुर्गों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में चिन्हित अपराधियों की पहले तो संपत्ति जब्त की जाएगी और इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर उनके पोस्टर्स लगाए जाए। फिर इनके अलावा राष्ट्र के खिलाफ अपराध कर रहे ऐसे अपराधियों को समाज में सबक सिखाया, यानी समाज के सामने उन्हें जलील किया जाए, उन्हें और पहले चलिए, आवाज नहीं आ पा रही है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है। बहुत शुक्रिया वरेश जी तमाम जानकारी के लिए। देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर अपराधियों पर अंकुश लगाने की ये कोशिश है और सार्वजनिक स्थानों पर इनके पोस्टर लगाए जाएंगे, अपराधियों के पोस्टर लगाए जाएंगे, इनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। नशे के कारोबारियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश है सीएम के और नशे के कारोबार को राष्ट्रीय अपराध की तरह देखा जाएगा। सीएम ने साफ कर दिया है कि कोई कोताही बरतनी नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर अपराधियों के पोस्टर लगेंगे। सीएम योगी ने ये बड़ा फैसला किया है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें, बड़ा अपडेट लखनऊ से है। अतीक अहमद का बड़ा बेटा पहुंचा है सरेंडर करने। उमर अहमद लखनऊ स्पेशल सीबीआई कोर्ट पहुंच चुका है और सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा है उमर अहमद। 50,000 रुपए का इनामी है उमर पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अतीक अहमद का बड़ा बेटा सरेंडर करने के लिए पहुंचा। उमर अहमद नाम है, लखनऊ स्पेशल सीबीआई कोर्ट पहुंचा है। सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच चुका है उमर अहमद। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और आपको बताया कि 50,000 रुपए का इनामी है उमर पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा था और अब देखिए सरेंडर करने के लिए पहुंच चुका है। बड़ी खबर लखनऊ से, ये बड़ा अपडेट है। उमर अहमद लखनऊ स्पेशल सीबीआई कोर्ट पहुंच चुका है। अतीक अहमद की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई और अब ये बड़ा अपडेट है इस मामले में। 50,000 रुपए का इनामी है उमर अहमद। अतीक अहमद का बड़ा बेटा सीबीआई कोर्ट पहुंचा है सरेंडर करने के लिए। अतीक अहमद का बड़ा बेटा पहुंचा सरेंडर करने। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या अपडेट है? बताया जा रहा है कि उमर अहमद पहुंच चुका है सीबीआई कोर्ट सरेंडर करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा है, उमर बड़ा बेटा है। 2018 में यहाँ पर लखनऊ में उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। एक प्रॉपर्टी डीलर है मोहित जायसवाल, उनको किडनैप करके वो ले गया था और देवरिया जेल में जहाँ उसके पिता बंद थे वहां जाकर मोहित जायसवाल को मारपीट करके उनसे वसूली की गई। उनसे कई कागजों पर दस्तावेज पर दस्तखत कराए गए। इसको लेकर मामला जो था सीबीआई इसकी जांच कर रही है और करीब 3 साल से उसकी तलाश हो रही थी उमर की, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। चलिए ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से दर्शकों को खबर बता दे, उमर पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं लगातार। उमर अहमद लखनऊ सीबीआई कोर्ट पहुंचा है सरेंडर करने के लिए। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं। अतीक अहमद का बड़ा बेटा है उमर अहमद, जो कि लखनऊ स्पेशल सीबीआई कोर्ट पहुंचा है सरेंडर करने के लिए। सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करने के लिए उमर अहमद पहुंच चुका है। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी अब लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे थे वो। मैं चाहूंगी विवेक, आप इस मामले पर जो अपडेट दे रहे थे, जानकारी दे रहे थे, उसे आगे बढ़ाइए। जय, देखिए 2018 में एक केस हुआ था। लखनऊ का एक प्रॉपर्टी डीलर है मोहित जायसवाल, अतीक अहमद देवरिया जेल में बंद था और लखनऊ में उसके बेटे उमर ने मोहित जायसवाल को किडनैप किया और उसके बाद देवरिया जेल ले गया। देवरिया जेल में मोहित जायसवाल के साथ मारपीट की गई। 2018 की बात है ये, जब भाजपा सरकार नई नई बनी थी उसके बाद ये मामला हुआ था और उसके बाद ही अतीक अहमद की जेल बदल के उसको गुजरात भेजा गया। साबरमती जेल में इस समय बंद है। इस मामले को सीबीआई की क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया था, केस दर्ज किया था अलग से और जांच कर रही है। इसमें कृष्णा नगर कोतवाली में लखनऊ में एक एफआईआर अतीक अहमद के बेटे उमर के खिलाफ और 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। उसमें कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उमर भागा हुआ था। उमर के खिलाफ तमाम कार्रवाई की गई, संपत्तियां उसकी जुटाई गई, कुर्की भी की गई, लेकिन वो हाथ नहीं लगा। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आज वो सरेंडर करने आया है और यह बताया जा रहा है कि सीबीआई 3 साल से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन मिला नहीं। सीबीआई ने अपनी तरफ से, यानी लखनऊ पुलिस की तरफ से उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है, लेकिन सीबीआई ने 2 लाख रुपए का इनाम अतीक अहमद के बेटे पर घोषित किया था। आज वो सरेंडर करने आया। इतना प्रेशर बना दिया था, लगातार अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाइयां
संपत्तियां हो रही थी, उसकी जो इलाहाबाद प्रयागराज में संपत्तियां हैं वो तमाम जब्त कर ली गई थी। तमाम जो प्रदेश में अलग अलग संपत्तियां हैं अलग अलग जगहों पर वो भी जब्त कर ली गई। अतीक की जो माँ, माफ़ कीजिएगा, उमर की जो माँ है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, उनकी संपत्तियां भी जुटाई जा रही हैं। तो इस तरह की कार्रवाई से इतना प्रेशर बना कि आखिर उमर को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा और सीबीआई की स्पेशल कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट है यहाँ लखनऊ में कैसरबाग में, वहाँ वो पहुँचा है। उसके साथ तमाम वकील हैं और अभी बताया जा रहा है कि कोर्ट में उसको बैठाया गया है और सरेंडर करने के जो औपचारिकता होती है, जो कागजी कार्रवाई होती है, तमाम बहुत सारे कानूनी पहलू होते हैं वो देखे जा रहे हैं। सीबीआई के, चूंकि सीबीआई उसकी तलाश कर रही थी तो सीबीआई के अधिकारी भी वहां पहुंच गए हैं जब उनको पता चला है। इस तरह से कृष्णानगर थाने की पुलिस, यानी जहां पर जो मूल एफआईआर थी उमर के खिलाफ किडनैपिंग की और तमाम अन्य धाराओं की, मारपीट करने की, रैंसम वसूलने की, वो एफआईआर जिसकी विवेचना जब पुलिस कर रही थी उस वक्त, अभी पुलिस के पास नहीं है, अभी तो सीबीआई के पास है, लेकिन पुलिस भी पहुंची है, कुछ अपने दस्तावेज लेकर पहुंची है। तो कृष्णानगर कोतवाली की पुलिस है, सीबीआई के अधिकारी हैं जो इस मामले की पूरी विवेचना कर रहे थे, सभी लोग हैं और उमर को अभी बातचीत की जा रही है उससे। वहां उसके वकील जो हैं वो कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं, सरेंडर कर दिया है और अब कोर्ट का ऊपर डिपेंड करता है कोर्ट का फैसला क्या होगा, क्या वो उसको जेल भेजेगी या सीबीआई के सुपुर्द करेगी। सरेंडर किया है तो निश्चित तौर पे कोर्ट उसको, जो पहला कदम होता है वो जेल भेजने का होता है, उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। कृष्णानगर कोतवाली में एफआईआर है तो लखनऊ में उसको जेल भेजा। हालांकि उसके खिलाफ प्रयागराज समेत तमाम जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं, गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन जिस मामले की बात ये चल रही है, किडनैपिंग की, रैंसम वसूलने की और मारपीट करने की, उस मामले में उसको यहां लखनऊ जेल में ही फिलहाल भेजा जाएगा। उसके बाद सीबीआई की जो विवेचक हैं वो आगे की कार्रवाई करेंगे, उसको रिमांड पर लेंगे पूछताछ करने के लिए कि आखिर 3 साल वो कहां रहा, इस दौरान किसके संपर्क में रहा, उसको शेल्टर किसने दिया, कौन से उसके ऐसे लोग थे जो उसको छुपा कर रखने के लिए रखते थे, छुपा कर रखते थे, कौन से उसको सुख सुविधाएं मिलती थी, कहां से वो गाड़ी और कहां से खाना पीना, सारा इंतजाम, जितने भी लोग हैं उसके समर्थक हैं, सहयोगी हैं, इन सब की लिस्ट बनेगी और बाद में जो विवेचना में नाम सामने आएंगे, यानी जो 18 लोग जो मूल एफआईआर में थे उसके अलावा अब सहयोगी जिन्होंने सहयोग किया एक अपराधी को छिपाने में, एक अपराधी को कानून की नज़र से बचाकर रखने में, उनकी भी बारी आएगी। यानी ये अब मामला और विस्तार लेगा और इसमें जो आरोपी हैं, एक मुकदमे में जो आरोपी थे, उसके अलावा मुकदमे में जो मुख्य मुलजिम है उसको बचाने के जो आरोपी होंगे उनके ऊपर भी सीबीआई की नज़र पड़ेगी। तो ये बहुत सारी जानकारियां अभी लेनी है, पूछा जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी। रिमांड पर जब सीबीआई कस्टडी रिमांड पर लेगी तब बहुत सारे सवालों के जवाब सामने आएंगे। जया जी, और विवेक, क्या अकेले वहां पर उमर पहुंचा हुआ है या उसके साथ कोई परिवार का सदस्य भी मौजूद है? नहीं, देखिए जया, अभी परिवार के सदस्यों की जानकारी नहीं है क्योंकि सीबीआई और पुलिस, यानी अगर यूपी पुलिस की बात करें तो अतीक अहमद के पूरे परिवार के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और जबरदस्त तरीके से कर रही है। प्रयागराज में रोज कार्रवाई कोई ना कोई होती है, वहां का स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है उसकी संपत्तियों को तोड़ फोड़ करना, खुर्द-बुर्द करना, जब्त करना, ये सब प्रक्रिया चल रही है। अभी उसके साथ परिवार का कोई सदस्य नहीं है क्योंकि लंबे समय से, ये भी सूत्र बता रहे हैं कि लंबे समय से वो परिवार के संपर्क में ही नहीं था। पुलिस ये जानकारी करने की कोशिश कर रही थी प्रयागराज की कि अतीक का बेटा कहाँ है, उनकी जो माँ है उमर की, से पूछताछ हो रही थी और लोगों से पूछताछ हो रही थी, जो करीबी लोग हैं उनसे भी लगातार संपर्क चल रहा था। सीबीआई की टीम भी लगी हुई थी, लेकिन अतीक का बेटा बहुत लंबे समय से अपने परिवार के संपर्क में नहीं था। करीब 3 से 4 महीने ऐसे बताए जा रहे हैं कि वो अपने परिवार के संपर्क में नहीं था, ना उसकी अपनी माँ से बात हुई, ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य से बात हुई और जो करीबी हैं, नज़दीकी हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी न बात न मुलाकात। अब इस दौरान यानी 3-4 महीने या इससे ज़्यादा समय हो सकता है कि 5-6 महीने जो भी रहा हो, उस दौरान वो कहाँ था, कैसे था, वो फिलहाल अकेले पहुंचा है। हाँ, उसके साथ कुछ वकील लोग जरूर हैं जो उसको एक कानूनी प्रोटेक्शन, एक कानूनी कवर, जो लीगल कवर होता है, हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।